नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की, और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे मछली पालकों के लिए सरकार की नई योजना, बरसात में बकरियों को बीमारियों से बचाने के उपाय, फलदार पौधों के रोपण की सही तकनीक, अधिक लाभ देने वाली मछलियों की उन्नत नस्लें, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, रोटावेटर कृषि यंत्र की विशेषताएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज की मुख्य खबरें। मछली पालकों के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 3022 करोड़ की योजना। बरसात में बकरियों को पीपीआर टीका लगवाने की विशेषज्ञों की सलाह। फलदार पौधे लगाने का उपयुक्त समय जानिए सही तकनीक। कतला, रेहू, मृगल और नैनी मछलियों के पालन से बढ़ाएं मुनाफा। राज्य सरकार चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत मछली पालक को बढ़ावा देने के लिए आर्द्र भूमि एवं चौड़ क्षेत्रों के विकास हेतु 3022 करोड़ रुपए की योजना पर कार्य कर रही है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंद किशोर राम ने कहा कि विभाग मछली पालकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग देगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत आर्द्र भूमि का विकास, तालाब मात्स्यिकी की विकास, उन्नत मत्स्य अंगुलियों में आत्मनिर्भर एवं संस्थात्मक सुदृढ़ीकरण की योजना को मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है तथा आगामी 5 वर्षों में 30,022 करोड़ की योजना राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई है। यदि आप बकरी पालन करते हैं तो बरसात के मौसम में बकरियों को पीपीआर का टीका अवश्य लगवाएं। इस मौसम में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। यदि किसी बकरी में बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर उपचार शुरू कराएं। बरसात का मौसम फलदार पौधे लगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। पौधरोपण से पहले गड्ढे में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालें तथा पौधे की जड़ों के ऊपर मिट्टी की मेड़ बनाकर उचित जल निकासी का प्रबंधन करें। इससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। यदि आप मत्स्य पालन से जुड़े हैं तो कतला, रेहू, मृगल और नैनी मछलियों का मिश्रित पालन बेहतर विकल्प हो सकता है। इन प्रजातियों को एक ही तालाब में वैज्ञानिक तरीके से पालकर कम लागत में अधिक उत्पादन और अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आज की सफलता की कहानी है वैशाली जिले के ग्राम बदनपुर मिल्की के प्रगतिशील किसान रामशंकर सहनी की। उन्होंने सरकारी योजना के तहत सोलर पंप लगाकर सिंचाई की लागत कम की और खेती के साथ साथ मत्स्य पालन में भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की। मैं सरकार की योजना से आज ये सोलर पंप लगाया हूं, जो कि बहुत सरकार का भी बहुत सराहनीय कदम है किसानों के लिए, जिससे मैं अपना तालाब में भी पानी भरता हूं जरूरत पड़ने पर, और ये क्या कहते हैं फसल के भी लिए भी सिंचाई का काम इससे लेता हूं, क्योंकि वो बहुत इससे लाभ हम लोग को मिल रहा है और ये सरकार का सराहनीय कदम है। और हम चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी इससे लाभ ले, क्योंकि सरकार की योजना निरंतर चलाया जा रहा है। कौन योजना का आपको लाभ? ये हमको तो ये जो है मत्स्य किसान योजना से मिला था। मुख्यमंत्री मत्स्य किसान योजना के तहत हमको ये सोलर पंप मिला था, जिससे आज हम दोनों काम ले रहे हैं। अपना खेती के सिंचाई के लिए भी काम कर रहा हूँ और तालाब में पानी भरने का भी काम कर रहा हूँ, प्लस हैचरी में भी अपना जरूरत पड़ने पर यह पानी टैंक में देता है।
आज का कृषि यंत्र है रोटावेटर। ये ट्रैक्टर से चलने वाला आधुनिक कृषि यंत्र है जो खेत की गहरी जुताई के साथ फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है। इससे खेत अगली फसल की बुआई के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाता है। आइए अब चलते हैं पटना आलू प्याज मंडी, जहां आज के ताजा बाजार भाव इस प्रकार हैं। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2500 रुपये प्रति क्विंटल। आज बिहार में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि गरज चमक के दौरान झोंकों की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। किसानों को सलाह है कि खेत में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें, उर्वरक एवं कीटनाशकों का छिड़काव साफ मौसम में करें तथा वज्रपात के दौरान खुले खेतों में जाने से बचें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें भी आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र पर, जहां हम जानेंगे पोषण वाटिका के बारे में और किस तरह से इससे आप अपने स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पोषण को बनाए रख सकते हैं। और इस बारे में आपको विशेष जानकारी देंगी यहाँ की होम साइंस की शिक्षिका डॉक्टर सविता कुमारी। तो डॉक्टर सविता, डीडी बिहार के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे सबसे पहला सवाल हम यही करना चाहेंगे कि आखिर ये पोषण वाटिका क्या होती है? पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पोषण वाटिका होता क्या है। पोषण वाटिका घर, आंगन या खेत के ऐसे छोटे हिस्से में लगाए जाने वाला वो बगीचा है जिसमें कि हम लोग हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मौसमी फल, उसके अलावा हम लोग इसमें औषधीय पौधे भी लगाते हैं। औषधीय पौधे, मसाले आदि लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे परिवार को वर्ष भर ताज़ी सब्जियां प्राप्त होती रहती है। इसके कई महत्व हैं। जैसे कि पहले महत्व की हम बात करेंगे तो इसमें पोषण सुरक्षा होती है। परिवार को हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़ी सब्जियां खाने से उनका स्वास्थ्य लाभ होता है, उनमें कुपोषण की कमी आती है। उसके अलावा क्या है कि इसमें आर्थिक लाभ भी होते हैं। अगर पोषण वाटिका लगा के हम लोग अपने परिवार के खाने युक्त साग सब्जी प्राप्त करने के अलावा अगर हमारे परिवार में अगर ज़्यादा साग सब्जी लग गया, पोषण वाटिका में ज़्यादा उपज हो गए, तो उस साग सब्जी को बेच के हम लोग आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर सविता आपसे कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं या फिर जो ग्रामीण हैं, वो आखिर ऐसे कौन से प्रबंधन अपने घर में करें कि वो अपने घर के आंगन में या अपने जो आंगन है या कैंपस है वहाँ पर वो पोषण वाटिका तैयार कर सकते हैं, और उसमें किस किस बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? एक सामान्य गृहिणी या एक सामान्य परिवार को एक पोषण वाटिका लगाने के लिए कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि उन्हें फॉलो करने होंगे। जैसे कि उन्हें एक
उपयुक्त जगह का चयन करना होगा। जहाँ पे हम पोषण वाटिका लगा रहे हैं वहाँ पे हमें पर्याप्त धूप आनी चाहिए, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा हमें जैविक खाद का प्रयोग के ये करना होगा। हम मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। उसके अलावा हम लोग उसमें जैविक खाद का प्रयोग छिड़काव करके मिट्टी की उल्टाई पलटाई करके उसके बाद हम लोग पोषण वाटिका लगाने की तैयारी करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस मौसम की फल सब्जियां हैं, जैसे कि मौसम जब चेंज होता है तो हम लत्ती वर्गीय पौधे का सीज़न आए तो हम लोग कद्दू, घिउरा, नेनुआ, करेला ये सब लगाए। टमाटर, भिंडी, बैगन, गोभी ये सब जैसे जिस तरह मौसम चेंज होता है और उनकी सब्जियों के लगाने के चक्र भी है वो चेंज होते हैं, तो हम लोग उस वैसा फॉलो करें। उसके अलावा है क्या कि हम लोग दलहनी वर्ग के पौधे भी लगाएं, सब्जियां, जिससे कि हमें प्रोटीन प्राप्त होगी। दलहनी वर्ग में हमें ध्यान रखना है कि हम लोग सेम, मटर, बोरबटी ये सब लगाएं, जिससे कि हमें प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त हो। डॉक्टर सविता, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। विटामिन से लेके आयरन और प्रोटीन, हर चीज़ की कमी पोषण वाटिका से जो है हमारे किसान भाई बहन और ग्रामीण भाई बहन जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सविता, एक सवाल और मेरे मन में है और वो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रामीण भाई बहन हैं जिनके पास भूमि नहीं है या बहुत ही कम जगह है, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगी? क्या वो भी अपने घर में पोषण वाटिका तैयार कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी डीडी बिहार कृषि दर्शन चैनल के माध्यम से, वैसे परिवार जिनके पास कोई भूमि नहीं है या फिर एक छोटा सा घर है, वो छत पे भी अगर किचन गार्डन लगाना चाह रही है, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि वो एक प्लास्टिक के बोरे, जो बेकार पड़ा हुआ बोरा, जो जैसे चावल या सीमेंट का बोरा पड़ा बेकार होता है, उसमें कैसे वो खेती कर सकती है, किस तरह वो लत्तीदार पौधे, 4 तरह के लत्तीदार पौधों को लगाकर और वो अपना पोषण वाटिका बना सकती हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक का चावल या सीमेंट का बोरा लेंगे, उसके बाद उसमें हाफ बोरा हम लोग मिट्टी और हाफ बोरा वर्मी कंपोस्ट लेंगे। फिर अच्छी तरह से दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक हम बांस का टुकड़ा लेंगे जो कि 2.5 फीट के लगभग का हो, और उस बांस के टुकड़े को हम लोग गोलाई से चारों तरफ से पाँच देंगे। पाँचना आप समझे कि जब हम बांस के टुकड़े में, बांस में जब पानी डालेंगे तो वो चारों तरफ रिस के जाए, उस तरह से हम बांस का टुकड़ा लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। और वैसे करके हम पहले मिट्टी के बोरे में हम वर्मी कंपोस्ट और पहले वो चावल के बोरे में हम लोग वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिली हुई को पूरा भरने के लिए क्रम में करेंगे, तो बीच में बांस का टुकड़ा लगा के उसके चारों तरफ से हम मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ वो डालेंगे। उसको अच्छे तरह से जात के बैठा देंगे। फिर हम बोरे का हल्का सा कोर ऊपर से मोड़ के और बोरे के बीच में, जैसे कि हमारा बोरा जितना लंबा है उसके मध्यम भाग में हम लोग उसके आगे पीछे दाएं बाएं 4 साइड में हम लोग उसको ब्लेड की सहायता से उसको छिद्र करके और मिट्टी को जात देंगे। थोड़ा सा मिट्टी को जातने के बाद हम लोग जो 4 तरह की लत्तीदार पौधे के बीज, जैसे हमारा हुआ कद्दू, घिउरा, नेनुआ और झुगनी, करेला, इस तरह के 4 तरह के बीज को हम लोग क्या करेंगे कि उस 4 भाग में जहाँ जहाँ हम लोगों ने काटा था उस वहाँ पे रख के फिर मिट्टी से अच्छे से ढक देंगे। ढकने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो बांस हमने लगाया था उस बांस के ऊपर के सिरे में हम पानी डालेंगे, ना कि बांस के मिट्टी के चारों तरफ। हम लोग बांस के सिरे में पानी डालेंगे जिससे कि वो पानी रिस के और मिट्टी में चारों तरफ नमी बनाए रखेगा। और ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो बीज हम लोगों ने बोरे को काट के और बीज वहाँ पे डाला था, अगर हम ऊपर से पानी डालते हैं तो वो बीज जाके नीचे में बैठ जाएगा और उसे सांस लेने में नहीं बनेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी और वो बीज अंदर जाके सड़ जाएगा। अगर हम बांस वाले वो गोल में डालते हैं पानी, तो वो जितना उसको चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में धीरे धीरे रिस करके वो पानी लेके और नमी बना के वो बीज जहाँ पे से बोरे की कटिंग है वहाँ पर से वो निकल के और लतर जाएगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो बोरे का ऊपर वाला जो सतह हमारा खाली बचा हुआ जहाँ पे मिट्टी है, हम चाहे तो वहाँ पे हरी मिर्ची और टमाटर के पौधे भी लगा के और बांस में पकड़ के बांध सकते हैं, जिससे कि हमें पर्याप्त घर के यूज के लायक हमें मिर्ची और टमाटर प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर सविता, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि बिना ज़मीन वाले किसान भी किस तरह से अपना जो है वो पोषण वाटिका बना सकते हैं। अब मैं चाहूँगी हमारे किसान भाइयों को और ग्रामीण भाई बहनों को कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से एक संदेश दे दीजिए। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे से ये
कृषि दर्शन डीडी बिहार के माध्यम से आपने किसानों को ये जानकारी दिलवाई। और मैं अंत में एक संदेश छोटा सा देना चाहूँगी किसान भाइयों एवं बहनों को कि आप पोषण वाटिका को एक आम बगीचा ना समझें, इसे अपने घर की नींव समझें, ताकि इसमें अगर आप कोई फल सब्जी लगाते हैं तो इससे आपको ताज़ी फल सब्जी तो वर्ष भर मिलेगी। उसके अलावा क्या है कि आपको ये पोषण सुरक्षा देगी, कुछ कुपोषण में कमी देगी, आर्थिक लाभ भी इससे आपको प्राप्त होती है। जब आप जब मार्केट में फल सब्जी महंगा है तो आपको इजीली अपने पोषण वाटिका के बगीचे में आपको इजीली फल सब्जी प्राप्त हो जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि ऐसा देखने से हमारे आसपास के लोगों में भी जागरूकता फैलेगी कि पोषण वाटिका से अगर उस परिवार को इतना अच्छा लाभ मिल रहा है तो हम भी इससे कुछ अच्छा सीख के और अपने घर में भी पोषण वाटिका लगाएं। डॉक्टर सविता, डीडी बिहार के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण भाई बहनों, किसान भाई बहनों को इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए पोषण वाटिका के संबंध में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किसान भाइयों और बहनों कि आज के कृषि दर्शन के माध्यम से हमने आप तक डॉक्टर सविता के माध्यम से ये जानकारियाँ पहुँचाई कि पोषण वाटिका आपके घर की नींव की तरह होता है। ये कोई जो है वो साधारण बगीचा नहीं है। तो हमें आशा है कि डॉक्टर सविता की बताई हुई जानकारी का लाभ उठाते हुए आप अपने घरों में पोषण वाटिका बनाएंगे और अपने स्वास्थ्य, पोषण और अर्थव्यवस्था सबको सुचारू रूप से चलाएंगे। तो इसी के साथ आज का यह अंक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।
किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक के लिए आप रहे स्वस्थ, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।